आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 11/1/2023 को हुआ था। इसके बाद हमारी सोशल साइंस आती है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित हैं। Days are grand long composition about heroes men and women and include stories about gods. ऑप्शन ए है ऐतिहासिक लेख यानी कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ऑप्शन बी है एपिक्स यानी कि महाकाव्य। ऑप्शन सी है वृत्तांत यानी कि आख्यान यानी कि नैरेटिव्स। ऑप्शन डी है बायोग्राफिक्स यानी कि संदर्भिकाएं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी महाकाव्य यानी कि एपिक्स। महाकाव्य जो होते हैं उनमें सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं होती है। तो आपसे पूछ लेगा कि भव्य और लंबी रचनाएं कहाँ होती है? महाकाव्य में। किसके बारे में होती हैं? तो सूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में होती हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां यानी कि जो कथाएं हैं वो भी क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि महाकाव्य जो होते हैं उनमें जो सूरवीर होते हैं और जो वीरांगनाएं होती हैं उनके बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं जो होते हैं उनसे संबंधित कहानियां यानी कि जो कथाएं हैं वो भी क्या होती हैं? सम्मिलित। महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का संपूर्ण चित्रण व्यापक रूप से किया जाता है। महाकाव्य वे होते हैं जिनमें कोई भी महापुरुष है उनके जीवन का जो संपूर्ण चित्रण है वो कैसे किया जाता है? व्यापक रूप से। महाकाव्य की रचना में इतिहास की प्रसिद्ध कथाएं जो होती हैं वो भी शामिल होती हैं और इसका नायक उद्दांत और महान चरित्र धारण करने वाला होता है। इसका नायक कैसा होता है? महान चरित्र जो होता है वो धारण किए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि a new form of Buddhism developed during the rule of King Kanishka। और स्टेटमेंट भी है कि महायान बुद्धिज्म had two distinct features। बुद्धास religion was divided through science and the belief in बुद्धिज्म। इन्होंने कथनों पर विचार कीजिए यानी कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ था। क्या बात सही है? या फिर बौद्ध धर्म की नई धारा जो है वो महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों और बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो ये तो हमारे स्टेटमेंट है और हमें ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज लिंक्ड टू फर्स्ट, यानी कि ये और भी दोनों सही है और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि ए फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, यानी कि पहला तो गलत है किंतु दूसरा क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बट सेकेंड इज नॉट लिंक्ड टू फर्स्ट, यानी कि ये वो दोनों सही तो है लेकिन कथन जो सेकेंड पहले से संबंधित नहीं है। और चौथा कह रहा है कि फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, यानी कि ये सही है परंतु सेकेंड वाला गलत है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, यानी पहला तो सही है लेकिन दूसरा वाला क्या है? गलत है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। क्या हुआ कि चौथी बौद्ध संगति हुई कि किसके शासनकाल के समय? कनिष्क के शासनकाल के समय। और इसमें क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था वो कितनी शाखाओं में बांट दिया गया? दो शाखाओं में। एक तो थी हीनयान और एक कौन सी थी? महायान। बौद्ध धर्म में बढ़ती रूढ़िवादिता महायान के उदय का एक कारण रही। बौद्ध धर्म में बढ़ती जो रूढ़िवादिता वो किसके उदय का कारण रही थी? महायान के। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई थी और बौद्ध धर्म के नियमों को अनुकूल और सरल बनाने का प्रयास भी किया था। जो विदेशी शासक थे उन्होंने क्या किया था कि जो बौद्ध धर्म था उसमें क्या किया था? इंटरेस्ट को शो किया था। ठीक है, साथ ही बौद्ध धर्म के जो नियम थे उनको अनुकूल और सरल बनाने का भी उन्होंने प्रयास यानी ट्राई किया था। महायान शाखा में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा का स्थान अब किसने ले लिया था? बुद्ध की प्रतिमाओं ने। यानी कि बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की जगह आप क्या कहते थे कि बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा किया। यही कारण था कि व्यापारियों के साथ साथ शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला जैसे कि स्तूप है, विहार है, मंदिर है, इन सबको क्या दिया गया? प्रोत्साहन। इस तरह से पहला सही था और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अगला भी हमारा कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट बनकर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण थे। दूसरा कह रहा है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। ये भी सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा पहले से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि पहला कथन गलत है परंतु दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि पहला दोनों सही है कथन लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। चौथा कह रहा है कि पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं परंतु एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हमारी व्याख्या कह रही है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? कुषाण थे। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर क्या कर लिया था? नियंत्रण। कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। ये सबसे पहले सोने के सिक्के जो थे वो जारी करने वाले शासक बन गए थे। कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया था। बिम कड़फिसेस पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत की थी। इस तरह से दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसमें काफी क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। और कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर क्या कर लिया था? अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, और सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन थे? कुषाण ही थे। ठीक है, और पहला कुषाण शासक कौन था? बिम कड़फिसेस था। ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यानी स्टेटमेंट वाले काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कथन है कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। और दूसरा कथन कह रहा है कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। तो इसमें विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड इट्स फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड। यानी कि एक कथन एक और दो दोनों क्या है? बिल्कुल सही है और दूसरे की क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। मेरी व्याख्या कह रही है कि जैसे जैसे जब प्रत्येक नया राजवंश था वो क्या करता था? सत्ता में आता था और राजा अपने शासक होने के जो नैतिक अधिकार इन पर भी जोर देना चाहते थे। इसीलिए क्या होता था कि पूजा के स्थानों का निर्माण करने से शासकों को परमेश्वर के साथ अपने जो घनिष्ठ संबंध हैं उनकी घोषणा करने का क्या मिला? ऑप्शन मिला था, जो कि तीव्र राजनीतिक परिवर्तनों के युग में विशेष रूप से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। था एक कथन दोनों सही होते हैं और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्या है? मैच द प्लेसेस एंड कम्युनिटीज टू देयर क्राफ्ट। यानी कि जगह और उनके समुदायों में उनकी शिल्प कला के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। पहला है हमारा विदर और ये लोह संबंधित कार्य लोहार। दूसरा है सूरत बुनाई यानी वीविंग। तीसरा है पंचाल ये सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र। और चौथा सलियार यानी कि तांबे और चांदी में। तो बताइए इसमें से किसका किसके साथ मिलान हो रहा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकेंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ और फोर्थ का सेकेंड के साथ मिलान है। तो मिला लेते हैं जरा। फर्स्ट वाले किसका है? फोर्थ के साथ है। तो फर्स्ट वाला फोर्थ यानी कि जो विदर थे वो तांबे और चांदी में क्या करते थे? जड़ाई का काम करते थे। ठीक है, सेकेंड वाला जो है वो थर्ड के साथ है तो सेकेंड वाला थर्ड के साथ मिलाइए। सूरत में क्या होता था? सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी वाले वस्त्र जो थे वो तैयार किए जाते थे। थर्ड का फर्स्ट यानी कि जो पांचाल थे वो लोह संबंधित कार्य जो थे यानी कि लोहार थे। और सेकेंड का और फोर्थ का सेकेंड है यानी कि सालियार जो थे बुनाई से संबंधित थे। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है सही सुमेलित होने के बाद जो विदर थे वो क्या कहते थे कि तांबे और चांदी में क्या कहते थे? जुड़ाई का वर्क कहते थे। सूरज जो था वो सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र के लिए फेमस था। पांचाल जो था वो लोह संबंधित कार्य यानी लोहार थे। और जो सलियार थे वो बुनाई यानी वीविंग के लिए फेमस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार जो है वो करना है। ठीक है,
हमारा पहला कथन है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। जो अशोक थे उन्होंने क्या किया था कि अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया था कि जो कर्मकांड होते हैं वो किसी तरह के नहीं होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि मौर्य वंश के साम्राज्य में जो लोग थे वो विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे। यानी जो मौर्य वंश था उसमें लोग क्या करते थे कि जो अलग अलग धर्म थे यानी विभिन्न धर्म थे उनका क्या करते थे अनुसरण यानी कि उनका पालन करते थे। ये तथा ये कभी कभी विवाद और पशु बलि तक पहुंच जाते थे। कभी कभी क्या होता था कि ये लोग विवाद कर देते थे या फिर जो पशु बलि है यानी कि जो एनिमल को है उनका बलि देने तक ये पहुंच जाते थे। तो इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से मौर्य वंश के बारे में कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा गलत है लेकिन पहला सही है। तीसरा कह रहा है कि पहले और दूसरे दोनों ही सही है और सही व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। पता क्या है कि पहले और दूसरे दोनों सही है और एक दूसरा जो है पहले का कारण है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज कोर्स ऑफ फर्स्ट यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है और दूसरा जो है पहले का क्या है कारण है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मौर्य साम्राज्य के लोग जो होते थे वो क्या करते थे अलग अलग धर्मों का यानी कि विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इनमें कभी कभी क्या होता था संघर्ष भी हो जाता था। जानवरों की बलि दी जाती थी और दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं को हल करना उसका कर्तव्य है। जब अशोक का साम्राज्य था तो उन्होंने देखा था कि यहाँ अलग अलग धर्मों का पालन करते थे, सभी एक दूसरे से कभी कभी संघर्ष कर देते थे, बलि दी जाती थी और नौकरों के साथ जो क्या किया जाता था गलत व्यवहार करते थे। तो उन्होंने फील किया को हल करना क्या है उसका कर्तव्य है, इसीलिए उसने अधिकारियों को नियुक्त किया जिसे धम्म महात्म्य के नाम से जाना था। इसलिए अशोक ने क्या किया, कुछ अधिकारी थे उन्होंने नियुक्त किया था जिन्हें किनके नाम से जाने थे, धम्म महात्म्य के नाम से जानते थे। उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से लोगों से व्यर्थ के कर्म कांडों को भगाने के लिए भी कहा और उन्होंने प्रजा को दासों और सेवकों के साथ क्या करने के लिए कहा, कोमल व्यवहार करने की सलाह दी। इसलिए ये कथन दोनों सही है और सेकंड जो है फर्स्ट का क्या है कारण है। अगला कह रहा है कि मैच द टर्न विद इट्स करस्पॉन्डिंग रोल इन द विलेज इन नॉर्थ इंडिया यानी कि निम्नलिखित शब्दों को उत्तर भारत के गांव में उनके अनुरूप भूमिका के साथ करना है, मिलान करना है। ग्राम भोजक दूसरों की जमीनों पर काम करने वाले, गृहपति शिल्पकार, दासकर्म का स्वतंत्र कृषक और भूस्वामी ग्राम प्रमुख। तो बताइए किसका किसके साथ मिलान है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ के साथ है, सेकेंड का थर्ड के साथ है और थर्ड का फर्स्ट के साथ है। यानी कि फर्स्ट वाला किससे फोर्थ के साथ है। ग्राम भोजक क्या होते हैं, भूस्वामी ग्राम प्रमुख। अलग अलग भी पूछ लेता है तो अलग अलग भी याद करना। ग्राम भोजक क्या है, भूस्वामी ग्राम प्रमुख। बी वाला थर्ड के साथ है यानी कि क्या है, जो हमारे गृहपति हैं वो किससे संबंधित है, स्वतंत्र कृषक हैं। ठीक है, जो गृहपति हैं वो स्वतंत्र कृषक फ्री फार्मर्स हैं। जो ग्राम भोजक हैं वो भूस्वामी ग्राम प्रमुख से हैं और जो दास कर्मकार हैं वो दूसरों की जमीन पर काम करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूछ ले आपसे कि दास कर्मकार कौन है, तो दूसरों की जमीन पर काम करने वाले हैं। गृहपति कौन है, तो वो स्वतंत्र कृषक हैं और ग्राम भोजक ये भूस्वामी ग्राम प्रमुख हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सही सम्मेलन इस प्रकार है कि जो ग्राम भोजक होते हैं वो भूस्वामी यानी कि ग्राम प्रमुख होते हैं, जो गृहपति होते हैं वो स्वतंत्र कृषक होते हैं, जो दास कर्मकार होते हैं वो दूसरों की जमीन पर क्या करने वाले होते हैं, वर्क करने वाले होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि द रवतवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यूज बुल्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कल्टीवेटर्स एंड टीलर्स। स्टेटमेंट सेकेंड है कि द रैयतवारी सिस्टम emphasizes the extractions of revenue through the village headman। चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर सही विचार करना है। पहला है कि राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों यानी कि जो रैयत थे और जो खेतीहर कृषक थे उनके बीच क्या किया था, सीधा संबंध जो था वो स्थापित किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ने गाँव के प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर क्या दिया था, बल दिया था। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है और सही आंसर इसमें हमारा जाएगा ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। यानी कि ए तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे टॉमस मुनरो। कौन के थे, टॉमस मुनरो। उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो स्टार्ट की थी और ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के जो कुछ भाग थे उसमें क्या कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग
51% जो थी भूमि बुआई थी। इसमें रेतों के किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। अब जो किसान थे वो रैयत यानी कि स्वयं कंपनी भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि जो भूमि के क्षेत्रफल थी उसके आधार पर कहते थे। इससे पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स विद देयर वर्क एंड निम्नलिखित समाज सुधारकों और उनके कार्यों के साथ सुमेलन करना है। जैसे कि ज्योतिबा फूले पटना और कलकत्ता में लड़कियों के स्कूल खोले की थी कि नहीं। बेगम रुकैया इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी या नहीं। ताराबाई शिंदे इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो जो पंडिता रमाबाई थी उन्होंने स्त्री पुरुष प्रणाली की थी या नहीं। तो इन चारों में से हमें सही मिलान करना है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फर्स्ट सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने क्या किया था कि जो महाराष्ट्र में लड़कियां थी उनके लिए क्या खेले थे, स्कूल जो थे वो ओपन किए थे। वहीं जो बेगम रुकैया शेखावत थी उन्होंने पटना और कलकत्ता में लड़की स्कूल जो थे वो खोले थे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना किसने की थी? ताराबाई शिंदे ने की थी। पंडिता रमाबाई उन्होंने विधवा गृह की स्थापना की थी पुणे में। रमाबाई ने क्या किया था कि पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। बेगम रुकैया शेखावत ने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे और ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने देश प्रयास किया। ऑप्शन ए है जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, ऑप्शन बी है विचारों की स्वतंत्रता के लिए, ऑप्शन सी है मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए और ऑप्शन डी है कि बाल विवाह की अनुमति के लिए। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। जाति बंधन थे उनको उन्मूलन के लिए, यानी रिमूवल ऑफ कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की थी तो प्रार्थना समाज ने जाति बंधों के उन्मूलन के लिए क्या किए थे? प्रयास किए थे। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो वेद समाज था उसने जो रूढ़िवादी हिंदुत्व था उसके अंधविश्वासों की बहुत ज्यादा निंदा की थी। तो पूछ लेगा कि किसने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की निंदा की, तो वो की थी वेद समाज ने। और प्रार्थना समाज ने क्या किया था? इसने जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए क्या किया था? प्रयास किया था। प्रार्थना समाज ने राणा डाय के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और जो हिंदू समाज की अन्य कुरीतियां थी उनके विरुद्ध क्या किया था? आंदोलन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही हैं? ऑप्शन ए है कि राजा राम मोहन राय ने अपने जो विचार थे उनके प्रयास के लिए पर्चे लिखे थे और संवाद के रूप में भी थे। दूसरा कह रहा है कि सिंध सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों का क्या किया था? प्रोत्साहन। और तीसरा कह रहा है कि पीरियड के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। तो इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पेरियर द्वारा शुरू किया गया आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य था कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था को उसकी समग्रता में शामिल करना और जाति, धर्म और ईश्वर के बिना एक नया तर्क संगत और समाज बनाना। ठीक है। पेरियर समाज में व्याप्त सभी असमानताओं के लिए धर्म को उत्तरदायी मानते थे और पेरियर की राय में धर्म जो था वास्तव में सभी बुराइयों का क्या था? स्रोत था। उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना शुरू कर दी थी। इस तरह से ये भी सही है तथा सी गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाना है। पहला है कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, चेतना जागृति हुई, राइज ऑफ कॉन्शियस दैट इंडियन पीपल शुड बी सॉवरेन। दूसरा कह रहा है कि इलवर्ड विल को वापस लेना, विड्रॉल ऑफ इलवर्ड विल। तीसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और चौथा कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित होना, इन स्टेटमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। ए, डी और बी यानी कि ए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए, डी, बी और सी सही हैं। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने का प्रारंभिक से नूतन क्रम है कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए। फिर है कि ये चेतना जागृत हुई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में, इलवर्ड विल वापस लिया था 1883 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य मार्गी नेताओं यानी कि द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, पहला है कि को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्यायसंगत मांगों की बात आती है। कह रहा है कि आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। तीसरा कह रहा है कि निवेदना की राजनीति विफल रही। और चौथा कह रहा है कि ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो मध्यवर्गीय नेता थे उन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया था। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यवर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। उदारवादी नेता प्रारंभिक राष्ट्रवादी भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करते हुए धन के निकासी सिद्धांत के साथ क्या किया था, इन्होंने ये आगे बढ़े थे। इस प्रकार ब्रिटिश शासन में भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण होने के बारे में अखिल भारतीय की राय बनाई गई थी और उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की थी आलोचना। ठीक है, और जनमत जुटाने के लिए देश में विभिन्न जो भाग थे उसमें प्रतिनिधियों को भेजा था। अगला भी हमारा स्टेटमेंट वाला है और कह रहा है कि 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फर्स्ट, यानी कि इनमें से दोनों के दोनों क्या है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारतीय औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई रूस की थी और छत्तीसगढ़ में थी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में थी और ये कहाँ से थी, ब्रिटेन के साथ। राउरकेला रूस से थी। ठीक है, का निर्माण किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी, तो पीसी महालनोबिस से। उनने कितनी आई थी, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया था। कब से कब तक थी, 1956 से लेकर 1961 तक थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए कि आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाहरी ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। इनर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स व्हेरेवर आउटर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स। दूसरा कह रहा है कि बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकारों के होते हैं और कुछ बाहरी ग्रहों के छौरों और छल्ले हैं। Outer planets are bigger in size and compared to inner planets, and some of the outer planets have rings around them. तो हमें सही विकल्प चुनना है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, यानी कि गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, जो हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं वो गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाहरी ग्रह चट्टानों से। बिल्कुल गलत है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है कि बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाहरी ग्रहों के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। इसी तरह से ये गलत है और बी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाए। ठीक है, हमारे सौरमंडल जो होता है उसमें हमारा जो सौरमंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। ठीक है, और इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है इनके कोई ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इसमें बुध सबसे पास होता है सूर्य के, वरुण सबसे दूर में होता है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होता। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, चंद्रमा। ठीक है, आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये किससे होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। जबकि इनके बाहरी ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये किससे लिपटे होते हैं, गैसों से। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आंतरिक ग्रहों की तुलना में कैसे होते हैं, बड़े आकार के और कुछ बाहरी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक है, अतः ये गलत है और बी सही है। कह रहा है कि निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर अंटार्कटिका सब स्टेशंस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है मैत्री, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है भारती, ऑप्शन डी है अदिति। ऑप्शन ए है कि ए और डी सही है, ऑप्शन बी है बी और सी सही है, ऑप्शन सी है ए, बी और सी सही है, ऑप्शन डी है बी, सी और डी सही है। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए, बी और सी, यानी कि मैत्री, दक्षिणी भाग गंगोत्री और जो भारती है ये भारत में क्या है, सब स्टेशन है। अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। हमारी व्याख्या कह रही है
कि दक्षिण गंगोत्री पहला, मैत्री दूसरा 1989 में तथा भारती तीसरा 2012 में अंटार्कटिका में भारत के समय स्टेशन है। भारतीय वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण खराब मौसम में जो शोधकर्ता हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप यानी महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डू नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? ऑप्शन ए है उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ऑप्शन सी है यूरोप और अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है ओनली अंटार्कटिका। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, यूरोप और अंटार्कटिका। ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और जो मकर रेखा है ये यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक मंतर माना जाता है। ये रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज treated as the standard meridian for India. It passed through which of the following region? ऑप्शन ए है भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन सी है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन डी है ईस्टर्न घाट्स यानी कि पूर्वी घाट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी घाट। ये भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक मंतर माना जाता है और ये पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। ठीक है, मेरी व्याख्या कह रही है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक मंतर मानते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व को क्या मानते हैं भारत में? मानक मंतर। और ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? पूर्वी घाट से। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ने पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। भारत के कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और ये 82.5 डिग्री मानक रेखा होती है और ये पूर्वी घाट से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? विच टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अकॉर्स द वेस्टर्न घाट्स? ऑप्शन ए है कि पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंध वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड थ्रॉनी बसेस ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, थ्रोनी बसेस ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स। ऑप्शन सी है कि दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द बोथ स्लोप्स। और ऑप्शन डी है कि दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, थ्रोनी बसेस ऑन द बोथ स्लोप्स। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और जो पूर्वी ढाल होते हैं उन पर कटीली झाड़ियाँ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ तरह की वनस्पति होती हैं वो पाई जाती हैं। पश्चिमी ढलानों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय यानी चौड़ी पत्ती वाले वन जो होते हैं जिनमें मुख्यतः रोजवुड, महोगनी, देवदार ये सब शामिल होते हैं। और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में मुख्य रूप से सागौन, सियाल, शीशम जैसे शुष्क और जो अर्ध पर्णपाती होते हैं वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको दिखाया गया है। ये दर्शाते हैं कि ऑप्शन ए है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। पीपल ऑफ सहारा हैड बीन हाईली इमेजिनेटिव। ऑप्शन बी है कि सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। पीपल ऑफ सहारा हैड ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड।
ऑप्शन सी कह रहा है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। क्लाइमेट चेंज ऑकर्ड इन द सहारा एरिया। चौथा कह रहा है कि विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। फॉरेनर्स वर स्टेइंग इन सहारा। सी आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। ठीक है, ये हमें दर्शाता है कि सहारा मरुस्थल की गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे उनको दिखाया गया है, जो ये दर्शाता है कि सहारा क्षेत्र में जलवायु जो परिवर्तन है वो हुआ था। हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान बहुत सारे पानी के स्रोतों, वनस्पति और वन्य जीव के साथ आज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। चार्ट में एनएडी की गुफाओं से गुफा चित्र और पेट्रोग्लिफ अतीत में सहारा रेगिस्तान कैसा था, इस बारे में और जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि शॉर्ट स्टैंड ट्रीज एंड ग्रासेस फ्रॉम द ग्रासलैंड्स, यानी कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। रीजन कह रहा है कि आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर regulates the size of trees and their density। which करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और जो आर्द्रता होती है उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन जो होते हैं वो प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे जो आर्द्रता होती है वो कम होती चली जाती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता भी होती है वो कम होती चली जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास जो है वो उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का क्या किया जाता है, निर्माण। इस तरह से और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ई की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट विंड। ऑप्शन ए है कि पूर्वी पवने मानसूनी पवने, ईस्टर्न एंड मानसून विंड्स। ऑप्शन बी है लू और मानसूनी पवने, लू एंड मानसून विंड्स। ऑप्शन सी है समुद्र समीर और पश्चिमी पवने, सी ब्रीज एंड वेस्टर्लीज। और ऑप्शन डी है व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज यानी व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने जो होती हैं वो कैसी पवनी होती हैं, परमानेंट विंड्स यानी स्थायी पवने होती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने कैसी होती हैं, स्थायी पवने होती हैं। और स्थायी पवने कैसे चलती हैं, पूरे वर्ष भर यानी पूरे साल चलती हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी पवने परमानेंट विंड्स कहते हैं। स्थायी पवनों के प्रकार होते हैं व्यापारिक पवने, पूर्वी हवाएं और पश्चिमी पवने कितनी होती है, ईस्टर्न पवन्स, वेस्टर्न पवन्स एंड पूर्वी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पवनों के बारे में दिए गए निम्न दो कथनों ए और बी पर ध्यान दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द विंड्स। ऑप्शन ए है कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑप्शन बी कह रहा है कि पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। तो हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि दोनों ए और बी सही हैं, किंतु जो बी है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए सही है किंतु बी गलत है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु बी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि दोनों ए और बी सही है किंतु जो बी है वो एक की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब से कैसी बहती है, निम्न दाब की ओर, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। याद रखना है, एल की तरफ, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित होता है। ये दोनों बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्याख्या सही से ये नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा जो होती है वो उच्च दाब से निम्न वायुदेव की जाती है, जबकि पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में क्या होता है, प्रभावित।
कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। इस तरह से दोनों सही है किंतु सही कारण नहीं है। ठीक है, हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़े। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। पहला है कि विभिन्न जलवायु दिशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भिन्नता पाई जाती है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पतियां केवल वहां पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती हैं। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनफॉल इन दैट एरिया। सही विकल्प का चूज करना है। ऑप्शन ए है ये सही है, ऑप्शन बी है बी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि और बी दोनों सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि ना तो ये सही है और ना ही बी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि ओनली ए सही है, यानी केवल इसमें से ए वाला सही है कि मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनमें क्या पाई जाती है, काफी भिन्नता पाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पतियां वहां पर होने वाली वर्षा और जो तापमान होती है उस पर निर्भर करती हैं और यहाँ मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारक भी निर्भर करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। प्रिंस चार्ल्स माउंटेन विच इज एसोसिएटेड विद आयरन और इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी है नॉर्थ अमेरिका में और ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका में। ऑप्शन बी अंटार्कटिका में। जो लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत है ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के कारक किसी भी दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ऑप्शन ए है टाइम यानी कि समय, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है नीड यानी कि जरूरत, ऑप्शन ए है कि और बी यानी केवल एक और बी सही है, ऑप्शन बी है बी एंड सी ओनली केवल बी और सी सही है, ऑप्शन सी है ए एंड सी ओनली केवल ए और सी सही है, ऑप्शन डी है ए बी और सी यानी कि ए बी तीनों सही हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी की ए बी एंड सी यानी कि ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि समय और प्रौद्योगिकी यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो किसी भी पदार्थ को क्या कर चेंज कर देते हैं, संसाधन यानी कि रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। दोनों लोगों की ज़रूरतों से संबंधित है। कोई भी वस्तु जिसकी हमारे लिए कुछ उपयोगिता होती है क्या कहलाती है, संसाधन है कि रिसोर्स कहलाती है। संसाधनों को आमतौर पर हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, और मानव संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है कि मलेशिया में रबर इन मलेशिया, ऑप्शन बी है ब्राजील में कॉफी इन ब्राजील, ऑप्शन सी है भारत में चाय टी इन इंडिया, ऑप्शन डी है कनाडा में मक्का मेज इन कनाडा। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी एंड सी यानी कि ए बी और सी सही हैं। ठीक है, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी और भारत में चाय ये जो होते हैं ये रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं कि मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं इन्हें फजेंडा कहते हैं और भारत में जो चाय होती है ये रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है। तो पूछ लेता है कि रोपड़ कृषि किस कृषि का एक प्रकार है, तो वो है वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल कृषि का, यानी कि इसे पैसा जो होता है वो मिलता है इसको बेचने पर। जहाँ चाय, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। मतलब जहाँ पे हम चाय का, काजू की, रबड़ की और जो केला और कपास होती है उसकी एकल फसल उगाते हैं। इसमें बृहद पैमाने पर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यानी बहुत बड़ी संख्या में श्रम और पूंजी की क्या होती है, नीड यानी कि आवश्यकता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी और भारत और श्रीलंका में चाय जो होते हैं वो इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कन्वर्टेड टू विच रिलीजन इन सर्च ऑफ इक्वालिटी? ऑप्शन ए है जैन धर्म जैनिज्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म बुद्धिज्म, ऑप्शन डी है इस्लाम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। समानता की खोज में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये महर जात से संबंधित थे। इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया था और बुद्ध आदर्शों के पालन करने की क्या ली थी? शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी? ऑप्शन ए है कि एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। अ विलेज हैज मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हु प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। ऑप्शन बी है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है। अ विलेज हैज पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट हु आर सीन हाई क्रिटिकल मैनर, यानी कि कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, तो उनको उसी क्रम में अलग अलग तरह से देखा जाता है। अगला कह रहा है कि एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। अ विलेज हैज़ अ पब्लिक प्लेस वेयर डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। और चौथा कह रहा है कि एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। अ विलेज हैज़ मैनी पीपल हु स्पीक हिंदी एंड सम आल्सो इंग्लिश एंड दे ऑफन एंगेज इन कॉमन कन्वर्सेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है, तो उनमें से विविधता का वैध उदाहरण नहीं है। इसलिए हमसे पूछा भी यही था कि विविधता का कौन सा वैध उदाहरण जो है वो नहीं है। बल्कि ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक गांव में जो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। मतलब जिसका जो धर्म है वो उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मतलब ये है कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, एक धर्म में बंधे नहीं है। तो ये तो क्या करता है कि विविधता का उदाहरण है, ठीक है, यहाँ विविधता देखने को मिलती है। लेकिन जाति के लोग हैं जो एक ही क्रम से देखे गए हैं, तो ये कोई विविधता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहा था कि एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। ये भी हमारे विविधता को देखा गया है इसमें। क्यों? क्योंकि कोई होली मनाता है, कोई दिवाली, कोई ईद, कोई लोहड़ी, तो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ में विविधता देखी जाती है। और चौथा कह रहा है कि एक गांव में कई लोग क्या बोलते हैं? हिंदी, और कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेजी, तो वो भी क्या करते हैं? सामान्य वार्तालाप करते हैं, तो वो भी विविधता देखी गई है। ठीक है, विविध लोग हैं। तो नो नहीं पूछा था तो ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। मेरी व्याख्या कह रही है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग होते हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है और विविधता का ये वैध उदाहरण नहीं होता है। गरीबी अमीरी जाति व्यवस्था ये विविधता का उदाहरण न होकर किसके होते हैं? असमानता के। जबकि दिए गए अन्य विकल्प धार्मिक भाषाई सांस्कृतिक विविधता के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? व्हाट इज द मोर पॉपुलर नेम फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है विधानसभा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी राज्यसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम है वो है राज्यसभा। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति के साथ जो होते हैं वो 2 अन्य सदन भी होते हैं जिन्हें हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में विभाजित है। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति के कितने और लोग होते हैं? 2 लोग। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को काउंसिल ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है कि संसद में प्रश्नकाल डे सुनिश्चित करता है द क्वेश्चन हावर इन द पार्लियामेंट इंश्योर डेज। ऑप्शन ए है कि कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, एक्टिव अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। ऑप्शन बी है कि न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेचर। ऑप्शन सी है विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर जुडिशरी। और ऑप्शन डी है न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग,
ज्यूडिशली कोऑपरेशन विद द लेजिस्लेचर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि संसद में जो प्रश्नकाल होता है वो कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही जो होता है वो सुनिश्चित करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि संसद में प्रश्नकाल कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा जो होता है वो किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के लिए। ठीक है, लोकसभा का जो फर्स्ट आवर होता है वो किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के होता है। ठीक है, और इसे हम प्रश्न आवर यानी प्रश्नकाल भी कहते हैं। इसमें प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अंतरांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रश्नकाल कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही होता है कि नहीं, तो कहना होता है। इसकी लोकसभा की बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? प्रश्नों के लिए। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तारांकित, अंतरांकित, अल्प सूचना और गैर सरकारी पूछे गए प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक बाजार का प्रकार नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट? ऑप्शन ए है साप्ताहिक बाजार यानी कि वीकली मार्केट। ये तो होता है, आपने देखा भी होगा कि आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ एक वीकली मार्केट जरूर लगता होगा। आप कहते हैं क्या संडे वहाँ मार्केट लगी है तो आप वहाँ जाते होंगे, या फिर मंडे को लगता होगा, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, जो भी मतलब होगा। तो सप्ताह में एक बार जब बाजार लगता होगा 7 दिनों में एक बार, तो उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। ये तो होता है बाजार का प्रकार, होता देखा भी जाता है। दूसरा होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये भी बाजार का प्रकार होता है, आप शॉपिंग में जाकर कई सारे चीजें खरीद सकती हैं। तीसरा होता है दादन व्यवस्था यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम। और चौथा होता है मॉल। तो मॉल भी होता है एक बाजार का प्रकार, लेकिन ये जो दादन व्यवस्था होता है ये नहीं होता है, आपने नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि दादन व्यवस्था बाजार का एक प्रकार नहीं है, ये घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए और बेचने की एक पुरानी प्रथा थी। ठीक है, दादन व्यवस्था क्या थी? ये घरेलू स्तर पर कोई भी चीजें होती थी वो खरीदी जाती थी या फिर बेची जाती थी, उनकी ये बहुत ही पुरानी प्रथा थी दादन व्यवस्था। ठीक है, बाजार का कोई प्रकार नहीं है। इसमें क्या किया जाता था कि जो व्यापारी होता था वो कच्चे माल की जो आपूर्ति था वो करता था। बाजार से प्राय होता है कि किसी क्षेत्र में उस व्यवस्था से जिसके द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए क्रेता अथवा विक्रेता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बाजार के प्रकार होते हैं। मतलब एक इंसान को अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए कहीं जाता है और दूसरा व्यक्ति अपनी जो सामान है उसको बेचने के लिए कहीं पर जाता है, दोनों ही जगह इकट्ठा होते हैं। क्रेता जो होता है वो अपना सामान बेचता है, विक्रेता उसे खरीदता है, और यहाँ पैसों का होता है वो लेन देन या फिर चीज़ों का लेन देन किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बाजार। और ये साप्ताहिक बाजार होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, मॉल बाजार। लेकिन दादन व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि दादन व्यवस्था एक पुरानी प्रथा थी वस्तुओं को खरीदने और बेचने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था के एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज फॉर ए वीवर इन द पुटिंग आउट सिस्टम ऑफ मेकिंग अ लिविंग? ऑप्शन ए है कि बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है। वीवर जी सप्लाइड द न्यू मटेरियल बाय द मर्चेंट। ऑप्शन बी है कि बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है। वीवर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लॉथ्स टू मार्केट। ऑप्शन सी है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। वीवर हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइसिंग ऑफ क्लॉथ्स इन मार्केट एंड द मर्चेंट वॉक्स अवे विद द प्रॉफिट। ऑप्शन डी है कि बुनकर को सूत काट कर कपड़ा बुनने का काम घर से करना होता है। वीवर हैज टू वर्क फ्रॉम हिज हर होम इन वीविंग द yarn into क्लॉथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर को कोई नियंत्रण नहीं होता है और सारा मुनाफा किसको होता है? व्यापारी का हो जाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जीविकोपार्जन यानी जीवन को जीने के लिए अपनाई गई जो दादन व्यवस्था थी उसका एक बुनकर का बाजार में कपड़े के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता था और सारा मुनाफा किसका होता था? व्यापारी का। इस व्यवस्था में बुनकर के पास यानी जो बुनकर था उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वे किस कीमत पर बेचा जाएगा। यानी कि दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो बुनकर था उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि उसका कपड़ा किस लिए बनाया जा
जा रहा है और वो किस कीमत पर बेचा जाएगा। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में होता था और व्यापारी जो था वो अपनी मनचाही कीमत पर इसे लेता था, यानी कि व्यापारियों का इस पर एकाधिकार था। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग से व्यवस्था जो थी प्रचलित थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोजा पार्क्स के बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? रोजा पार्क्स रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट टू अ व्हाइट मैन इन अ बस। दिस वाज अ कमेंसमेंट ऑफ विच ग्रेट मूवमेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री। हुआ क्या था कि रोजा पार्क्स में एक बस थी, उसमें जो श्वेत यानी सफेद व्यक्ति यानी कि जो इंग्लिश थे, इंग्लिश में हम कह सकते हैं श्वेत पुरुष का, उसे अपनी सीट देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। तो ये इतिहास में कौन से आंदोलन की तरफ शुरुआत थी? ऑप्शन ए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी था कि दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन, एंटी ऑपरेटेड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी है फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ इन फ्रांस। और ऑप्शन डी था इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट इन इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता थी जिन्हें अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता था। रोजा पार्क्स कौन थी? एक अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता थी, ठीक है, और जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी यानी कि माता के रूप में जानी जाती हैं। 1955 में अलाबामा प्रांत में रोजा पार्क्स ने एक बस में एक श्वेत पुरुष के अपनी सीट देने से क्या कर दिया था, इनकार। रोजा पार्क्स के नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन का असर सिविल राइट के रूप में सामने आया था। उसे अमेरिका कांग्रेस 1964 में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर आंगनवाड़ी यानी आंगनवाड़ी क्या है? ऑप्शन ए है कि महिला संरक्षण गृह है, वुमेन प्रोटेक्शन होम्स है। ऑप्शन बी है बाल गृह है, चाइल्ड शेयर सेंटर्स है। ऑप्शन सी है मिड डे मील केंद्र है, मिड डे मील सेंटर्स है। और ऑप्शन डी है वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम्स है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गृह यानी कि चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो आंगनवाड़ी है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आंगनवाड़ी जो होता है वो एक बाल गृह होता है। आंगनवाड़ी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है। आंगनवाड़ी किसके द्वारा? केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है और ये बाल गृह होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं और उनकी माताएं होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है। जिसमें मतलब कोई बच्चा होने वाला होता है तो उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है, दलिया वगैरह दी जाती है, घी दिया जाता है, दूध दिया जाता है, जिससे वो स्वस्थ रह सके और अच्छा बच्चा यानी कि स्वस्थ बच्चा जो होते हैं पैदा हो सके। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का भी अच्छे से प्रबंध किया जाता है, मतलब उन्हें किताबें दी जाती हैं। ठीक है, जो भारत में ग्रामीण बच्चों और मातृ देखभाल के रूप में कार्य करती है, क्या करती है? गांव के बच्चे होती है, उनकी माता होती है, उनकी देखभाल के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। एक कार्यक्रम के तौर पर इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1975 में, और बाल कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए की गई थी। बच्चों को काफी बाल कुपोषण की समस्या आई थी, इससे निपटने के लिए इसकी शुरुआत आंगनबाड़ी के रूप में की गई थी। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है उसका ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? द राइट टू मूव Rights in case a citizen's fundamental rights are violated has been established by which of the following? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और नागरिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन सी है जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ। और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू पर्सनल लाइबिलिटीज। तो बताइए इसमें से कौन सा न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे आर्टिकल 32 में है और न्यायालय में जाने का जो अधिकार है वो सुनिश्चित करता है। और उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या माना था? संविधान की आत्मा। शोषण का विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 में है। जीवन जीने का अधिकार 21 में है। ये कह रही है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ये किसी न्यायालय के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने के अधिकार को क्या करता है? सुनिश्चित। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, और पीछे पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस जाति से संबंधित थे? तो महार जाति से। और किस धर्म को अपना लिया था? तो लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और पहचानना है कि कहाँ सत्ता और शांति का दुरुपयोग हो रहा है। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, इसमें एक ऑप्शन में सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा होगा, तो आपको यही बताना है कि किस में हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। ऑप्शन ए है कि मंत्री के द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। मिनिस्ट्री रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजन। ऑप्शन बी कह रहा है कि उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। अ सीनियर ऑफिसर कॉलिंग द पुलिस स्टेशन टू आस्क देम नॉट टू रजिस्टर अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ रिलेटिव। ऑप्शन सी है कि कक्षा के मॉनिटर के द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। कॉजिंग अ पुअर स्टूडेंट इन अ क्लास बाय द टीचर मॉनिटर। तो हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है केवल बी सही है, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी है बी और सी दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों सही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि दोनों बी और सी सही है। ठीक है, कि अच्छा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उच्च अधिकारी के द्वारा जो पुलिस स्टेशन है उसमें फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत को दर्ज करने के लिए कहना, और कक्षा के मॉनिटर के द्वारा गरीब छात्र होता है उस पर झूठा आरोप लगाना, ये सत्ता और शांति के क्या होते हैं दुरुपयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जुडिशरी इन इंडिया। ऑप्शन ए है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमिक व्यवस्था में नहीं है। देयर इज नॉट हायरार्की बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द जुडिशरी। ऑप्शन बी कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जस्टिस। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का होता है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट तो हर राज्य में होती है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जाती है। एंड अपील कैन बी मेड इन हाई कोर्ट अगेंस्ट अ जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम। तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय में मांग की जाए, बल्कि इसका तो उल्टा होता है ना कि हाई कोर्ट के खिलाफ कोई हाई कोर्ट में अगर नहीं सही से होता है तो वो कहाँ चला जाता है, जजमेंट नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना, कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसे हमें सही पूछा है, तो ऑप्शन डी कह रहा है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर टॉट एंड अपीलेट सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही बात है, और यही हमसे पूछा था कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि न्यायपालिका के जितने भी स्तर होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, और उससे छोटा हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद छोटे होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला गलत ले लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है वो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन डी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारत में न्यायपालिका कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर। भारत में न्यायपालिका कितने स्तर पाते हैं, जुडिशरी सिस्टम के 3 स्तर पे, यानी 3 लेवल्स पाते हैं, जिनमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। ये एक दूसरे से कैसे अपील व्यवस्था के द्वारा होते हैं, कनेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च अपीली न्यायालय है, और अन्य ये विकल्प जैसे होते हैं गलत। सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटा होता है हाई कोर्ट, और उससे छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हकीम शेख ए पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायपालिका में याचिका दायर की थी। हकीम शेख एंड पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति हैड फिल्ड अ पेटिशन इन द कोर्ट टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल एंड हेल्थ केयर। ऑप्शन बी है न्यूनतम आय, मिनिमम वेज, और ऑप्शन डी है आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर। ऑप्शन डी है भूमि अधिकार, लैंड राइट्स। तो जो हकीम शेख और पश्चिम बंग के उन्होंने खेत मजदूर समिति से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं यानी मेडिकल एंड हेल्थ केयर जो थी उसको मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में क्या की थी, याचिका को दायर किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हकीम शेख और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में क्या की, याचिका को दायर किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके देश का कारण बनती हैं। स्टीरियोटाइपिंग अ कम्युनिटी ऑफन रिजल्ट इन इट्स डेज। ऑप्शन ए है विकास डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है सशक्तिकरण एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी है हत्याकरण और ऑप्शन डी है विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हत्याकरण यानी कि मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, किसी समुदाय के बारे में जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो अक्सर उसके जो हत्याकरण का कारण होती हैं वो बनती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है किसी समुदाय के रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हत्याकरण का कारण बनती हैं। किसी समूह के जितने भी मेंबर होते हैं वो उसके बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है रूढ़िबद्ध कहलाती हैं। मतलब लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसमें ऐसे विश्वास बनाए जाते हैं जिसमें किसकी विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही बना दिए जाते हैं और वो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे होते हैं। उन्हें तोड़ना ही होता है रूढ़िबद्ध की धारणा को हटाना, लेकिन ऐसा कभी बहुत ही कम होता है तो इसे हत्याकरण कहते हैं। ठीक है, हत्याकरण का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि वाइल टीचिंग सोशल हिस्ट्री टीचर्स नीड टू बी सेंसिटिव बिकॉज। ऑप्शन ए है कि इतिहास संदर्भ आधारित है, द पास्ट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। ऑप्शन बी है यहाँ बहुलित इतिहास है, दे आर मल्टीपल पास्ट। ऑप्शन सी है अखंड और विशिष्ट है, द पास्ट इज सिंगुलर एंड मोनोलिथिक्स। ऑप्शन डी है कि इतिहास विवादास्पद नहीं है, द पास्ट इज नॉट कॉन्टेंटिस। तो उसमें से हमें सही विकल्प यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है कि ओनली ए यानी केवल एक सही है, ऑप्शन बी है ओनली ए एंड बी केवल ए और बी सही है, केवल ए और बी सही है। ऑप्शन सी है ओनली सी केवल सी सही है, ऑप्शन डी है ओनली बी सी एंड डी केवल बी सी और डी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी की ओनली ए एंड बी केवल ए और बी इसमें से क्या है सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामाजिक इतिहास की शाखा जो राज्य के मामलों के बजाय समाज की संरचनाओं और समाज में जो विभिन्न समूह होते हैं उनके पर बातचीत करती है। क्या होता है कि जो सोशल हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री की बवाली ब्रांच होती है जो कि राज्य के बजाय जो समाज की संरचनाएं और समाज में विभिन्न अलग अलग ग्रुप्स हैं उन पर जो टॉक्स होती है वो करती है। समाज के इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि सामाजिक इतिहास वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है। इसीलिए उन मुद्दों को पहचान करना जो कि वर्तमान में कैसे हैं, प्रासंगिक है, उन उद्देश्यों में से एक होते हैं जिन्हें इतिहास पढ़ाने के दौरान क्या करना चाहिए, केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, इतिहास संदर्भ आधारित है या बहुलित इतिहास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्रीय पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड रीनेमिंग सिविक्स एट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एट अपर प्राइमरी लेवल। ऑप्शन ए कह रहा है कि सिविक्स अपीयर्ड इन द इंडियन स्कूल्स करिकुलम इन द colonial period against the background of increasing resistance among Indian towards Raj। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। दूसरा कह रहा है कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ड्रा इट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस मोस्टली फ्रॉम हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस व्हिच वाज प्रैक्टिकल सिचुएशन टू टीच कॉन्सेप्ट्स। सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करता है। तो पहला कह रहा है कि ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। दूसरा कह रहा है कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों सत्य हैं। तीसरा कह रहा है कि ए एंड बी सी आर करेक्ट, ए और सी सत्य है। चौथा कह रहा है कि ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी और सी तीनों सत्य हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि ए और सी सही हैं। कह रहा है कि कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। विच पेडागोजिकल स्ट्रेटजी वुड इनकरेज मीनिंग मेकिंग इन लर्नर्स ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज।
ऑप्शन ए है कि पाठ्य पुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना, गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाई गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। ऑप्शन बी कह रहा है कि अधिगम करता है कि कक्षा में अन्वेषण करने, चर्चा करने के लिए कहना, आस्किंग लर्नर्स टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस इन द क्लासरूम। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड का प्रयोग, यूज पनिशमेंट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी कह रहा है कि समान और मानकीकृत किए हुए परीक्षणों का प्रयोग, यूज यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी के अधिगम करता है कि कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा करने के लिए कहना। ठीक है, ये शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, क्योंकि कक्षा में जब अन्वेषण एवं चर्चा करने के लिए उन्हें कहेंगे तो वो अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिससे कि उनका अच्छे से विकास हो पाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा करने के लिए कहना शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं से अर्थ निकालने को क्या करेगी, प्रोत्साहित। सार्थक अधिगम में अर्थ निर्माण क्या होती है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य होता है कि जो सीखने वाले हैं उनको मूल्यवान ज्ञान प्रदान कर सके और वैचारिक समझ के माध्यम से उन्हें सिखा सके। साथ ही बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण और चर्चा जो होती है वो सबसे अच्छी रणनीति होती है। अर्थ निर्माण मतलब उसने अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो अच्छे से पूछ सके, उसके बारे में दोनों पार्टिसिपेट कर, इससे बारे में स्टूडेंट्स और टीचर दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकें। ठीक है, ये अवलोकन करने के लिए अन्वेषण, विश्लेषण, चर्चा, निष्कर्ष आदि ऐसे विभिन्न शिक्षा विशेषताओं के द्वारा सुगम है। अर्थ निर्माण बच्चों को पहले से मौजूद जो जानकारी होती है उसके साथ वर्तमान जानकारी से संबंधित करने और संपूर्ण अवधारणा की समझ बनाने में क्या करती है, मदद करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। पेट्रियोटिज्म कैन बी बेस्ट डेवलप्ड इन हिस्ट्री क्लासरूम बाई। ऑप्शन ए है कि प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा, मेकिंग इट कंपल्सरी टू सिंग द नेशनल एंथम बिफोर एवरी क्लास। तो ये तो गलत हो जाएगा। हमारा राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है और ये ज़रूरी नहीं है कि हम राष्ट्रगान गा के अपनी देशभक्ति को प्रूव कर सकते हैं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा होता है, इसको सब लोग खड़े होकर गाते हैं और 52 सेकेंड तक गाया जाता है। ठीक है, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, हम ऐसा करके देशभक्ति को नहीं साबित कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व और संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा, हैविंग एक्टिविटीज टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द नेशन एंड इट्स पीपल। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि सभी सामाजिक धार्मिकों के प्रयासों के बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करना, प्रेजिंग द इफर्ट्स ऑफ ऑल द सोशियो रिलीजियस इन्फॉर्मेशन विदाउट सब्जेक्टिंग देम टू एनी इंक्वायरी। कितना गलत ऑप्शन है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम उनकी प्रशंसा करें बिना किसी प्रयास के जांचे, तो बहुत गलत हो जाएगा ना। और चौथा कह रहा है कि बिना सामाजिक संदर्भ बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान देना, गिविंग लेक्चर ऑन गोल्डन एंशिएंट पास्ट विदाउट टॉकिंग अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि हम संदर्भ ना बताएं और लगातार क्या देते रहे, अपने इतिहास पर व्याख्या देते रहे, प्राचीन स्वर्णिम इतिहास पर। ऐसा करना भी मूर्खता ही होगी। ठीक है, तो हमारा सबसे अच्छा यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन मिला था, बी वाला, कि हम देश और देशवासियों के लिए क्या करें, उत्तरदायित्व और संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए क्या करवाएं, एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियाँ करवाएं। इसके द्वारा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी समझेंगे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं तो सबके अंदर भावना ऐसी विकसित होती है कि ये सब हमारा अपना ही है, लेकिन जब हम उन्हें अलग थलग फील करवाते हैं तब वो अपना नहीं समझते और वो कोई भी जो उनकी देशभक्ति की भावना उनके अंदर डेवलप नहीं होती है। ठीक है, व्याख्या कह रही है कि इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप में विकसित किया जा सकता है। इतिहास की कक्षा में क्या होता है, जो देशभक्ति होती है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, श्रेष्ठ रूप में। बच्चों को देशभक्ति की गतिविधियों में भाग लेने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने झंडे के प्रति सम्मान और निष्ठा दिखाकर, उचित अवसरों पर राष्ट्रीय गान गाकर अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। ठीक है, उचित अवसर मतलब 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये विशेष अवसर होते हैं इन पर अपने राष्ट्रगान को, झंडा जो होता है वो लहराते हैं और जनगणमन अपना राष्ट्रगान भी गाते हैं। देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व और संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण है? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव इन क्लासरूम? ऑप्शन ए है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना। ऑल स्टूडेंट्स आर taught in the same classroom and teachers uses a uniform method for teaching and असेसमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। गलत हो जाएगा। सभी बच्चे जो कैसे होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, तो उन्हें अलग अलग शिक्षा की जरूरत होती है, ना कि एक ही जैसी शिक्षा सभी को प्रदान कर दी जाए, वही रट्टा मरवा के सबको सिखा दिया जाए, तो ये तो गलत होगा ना। ऑप्शन बी कह रहा है कि अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना। टीचर टेक सेपरेट क्लासेस फॉर स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी नहीं। समावेशी कक्षा का मतलब ही क्या होता है कि ऐसी क्लासरूम जहां विशिष्ट बच्चे और साधारण बच्चे दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, वो शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग थलग तो करना नहीं चाहिए। तीसरा कह रहा है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन करना और विशिष्ट विद्यार्थी की परीक्षा दिन के अवकाश दे देना। यानी टीचर अनाउंस अ वीकली टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड गिव्स एन ऑफ टू स्पेशल स्टूडेंट्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करना, परीक्षा आयोजित करना, और जो विशेष बच्चे हैं उन्हें उस दिन छुट्टी दे देना। क्यों भैया, क्यों छुट्टी दे दोगे? ये स्पेशल फील तो उन्हें करवाना ही नहीं कि भाई किसी काम के नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं फील करवाना है कि वे किसी काम के नहीं है, सभी को साथ लेकर चलना है। अगला कह रहा है कि अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। टीचर प्रोवाइड्स विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज इन ब्रेल लिपि। से आंसर हो जाएगा भैया, सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा यही है कि हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, यानी कि दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम ब्रेल लिपि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेशल उनके लिए चीज़ ज़रूरत नहीं है, ये कोई स्पेशल उनके लिए नहीं किया जाता है, ये तो उनकी ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें दिया जाता है कि ब्रेल लिपि का अगर हम प्रयोग करेंगे तो बच्चे से अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में जो विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र हैं उनको शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। और ये हेतु क्या है? नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शामिल करने का प्रावधान करता है। यानी कि विशेष बच्चे, यानी कि विकलांग बच्चे जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें, और जो साधारण बच्चे हैं, दोनों को क्या होती है, एक साथ शिक्षा को ग्रहण करवाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि जो विकलांग छात्र हैं उनको नियमित यानी डेली कक्षा में शिक्षित करें, और तभी भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। साथ ही अध्यापक के द्वारा जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता, वैसे विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराने समावेशी शिक्षा का उदाहरण होता है। विशिष्ट शिक्षण कठिनाई वाले छात्रों को अपनी जो व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। सामाजिक व राजनीतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है, और कॉलम बी अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। कॉलम में रिप्रेजेंट अ सिचुएशन इन अ सोशल पॉलिटिकल लाइफ क्लासरूम एंड कॉलम बी रिप्रेजेंट द एक्शन टेकन बाय अ टीचर मैच अप्रोप्रिएटली। तो हमारा ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से हमें मिलाना है कि किसका किसके साथ मिलान किया गया है। जैसे कि स्वच्छा एक की स्थितियाँ हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, अपूर्ण जवाब की स्थिति, सत्य जवाब की स्थिति, अधिक जानकारी मांगना ऑप्शन बी में है, यह अध्यापक द्वारा लिए गए निर्णय है, उत्साह देना है, पुनः फोकस करना है, और ऑप्शन डी हमारा है पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति और आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। तो उसमें सही से मैच करना है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ हमारा सही आंसर है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा की स्थितियाँ यानी सिचुएशन इन क्लासरूम और अध्यापक द्वारा लिए गए निर्णय एक्शन टेकन बाय टीचर कुछ इस प्रकार है। जैसे कि नो रिस्पॉन्स यानी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, इसमें उत्साह देना, इनकी प्रॉम्प्टिंग करना, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स यानी अपूर्ण जो जवाब की स्थिति होती है उसमें क्या करना, अधिक जानकारी मांगना, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। तीसरा है अर्ध सत्य जवाब की स्थिति यानी पार्टिकली करेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें पुनः फोकस करना यानी रीफोकसिंग। और चौथा है कि पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति यानी कि कम्प्लीटली करेक्ट रिस्पॉन्स में आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना यानी इंक्रीजिंग
क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है। एन एलिमेंट्री सोशल टीचर डिड फॉलोइंग एक्टिविटीज इन सोशल साइंस क्लासरूम, जैसे कि पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा, डिस्कशन ऑन हाउ मेल्टिंग ऑफ सी इफेक्ट्स एनिमल्स। दूसरा है इस तरह से कि देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट की आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ वेदर चेंज यूजिंग वेदर रिपोर्ट एंड डाटा ऑफ द कंट्री फॉर लास्ट 50 ईयर्स। पृथ्वी में बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा, डिस्कशन ऑन रिस्पॉन्स फॉर राइजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ, अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा, डिस्कशन और कुछ एसिड रेन। ठीक है, इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से कौन सा संप्रत्यय को पूरा करवाना चाहती है, नहीं सारी गतिविधियां उसने कराई हैं, तो किसको पूरा करवाना चाहती है। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन बी है वेदर चेंज यानी कि मौसम परिवर्तन, ऑप्शन सी है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन डी है टेम्परेचर चेंज यानी कि तापमान में परिवर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये सारी वो गतिविधियां जो ये करा रही है ऊपर वाली, ये सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर की एक जो शिक्षिका है, टीचर है, वो अपने सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कई सारी गतिविधियां कराती है, जैसे पिघलती हुई जो बर्फ है, जो बर्फ जो पिघल रही है उसका समुद्री जीवों पर प्रभाव के बारे में चर्चा करती है। देश के पिछले जो 50 वर्ष हैं उसकी मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आया जो परिवर्तन है उसका विश्लेषण कर रही है। पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उन कारणों पर चर्चा कर रही है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या है उन पर चर्चा कर रही है, और इन गतिविधियों के द्वारा वे जलवायु परिवर्तन संप्रेरित तो पूरा करवाना है समझना चाहती है। तो जलवायु परिवर्तन एक क्षेत्र के लिए विशिष्ट मौसम में बदलाव का भी वर्णन करती है, जैसे कि उच्च और निम्न तापमान और वर्षा की मात्रा लंबी अवधि में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर चर्चा करेगा। एट विच स्टेज ऑफ टीचिंग अ टीचर विल डिसाइड अबाउट द लर्निंग रिसोर्सेज टू बी यूज्ड फॉर टीचिंग। ऑप्शन ए है प्री एक्टिव स्टेज पूर्व संक्रिय चरण, ऑप्शन बी है पोस्ट एक्टिव स्टेज उत्तर क्रिया चरण, ऑप्शन सी है इंटर एक्टिव स्टेज अंतः क्रिया चरण, ऑप्शन डी है कक्षा में संकल्पना को समझाने के दौरान while explaining the concept in the classroom। तो बताइए शिक्षण के किस चरण पर अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्री एक्टिव स्टेज यानी कि पूर्व संक्रिय चरण में। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षण उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अलग अलग प्रकार की जो शिक्षण गतिविधियां हैं अपने शिक्षार्थियों के साथ मिलकर संपन्न करानी होती हैं, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यानी कि जो टीचिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग तरह से विद्यार्थियों के साथ क्या करनी होती है, मिलकर उन्हें संपन्न करानी होती हैं। इसके लिए वे कई सारी नियोजित तथा कार्यान्वयन संबंधित उचित प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होगा। ये सब करने के लिए उसे अपने शिक्षण कार्य को कुछ निश्चित सोपानों या अवस्थाओं से व्यवस्थित होकर आगे बढ़ना होता है, और इन्हीं अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण अवस्थाएं या शिक्षण के चरण यानी फेज ऑफ टीचिंग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जैक्सन के अनुसार जो जैक्सन थे उनके अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से निम्नलिखित यानी कि 3 ये चरण हैं इनके द्वारा हम विभाजित कर सकते हैं। तो किसके अनुसार, जैक्सन के अनुसार, जिसमें पहला होता है पूर्व संक्रिय अवस्था चरण, दूसरा होता है अंतःक्रिय अवस्था चरण, तीसरा होता है उत्तर क्रियावस्था चरण। शिक्षण के पूर्व संक्रिय चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक जो सहायक सामग्री होता है उनके विषय पर क्या करेगा, विचार करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है। द पर्पज ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस इन सोशल साइंस इज। ऑप्शन ए है कि सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, टू इंक्रीज नंबर ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स थिंकिंग पैटर्न। ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना, टू गो डीप इनटू पीपल्स रिस्पॉन्स। तो सही विकल्प का चयन करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट यानी केवल एक कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट यानी ये भी दोनों सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी सही है। चौथा कह रहा है कि स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट यानी कथन ए और सी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट, कथन बी और सी क्या है, बिल्कुल सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामाजिक अध्ययन में जो छात्र होते हैं
उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन पर एक आवश्यक क्या होती है, गतिविधि निर्धारित करने की क्या होती है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है कि छात्रों द्वारा सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों के उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थियों की सोचने के थिंकिंग करने को जो पैटर्न होता है उसको समझे, विद्यार्थियों के उत्तर की जो गहराई होती है उसको समझे, अधिगम की प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रभावशीलता है उसका निर्धारण करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ ये अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं प्रोत्साहित करें। इंडियाज डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट नेसेसिटीज दैट सोशल साइंस क्लासरूम है कि केवल सरकार के दृष्टिकोण को द व्यूज ऑफ गवर्नमेंट ओनली गलत हो जाएगा क्योंकि केवल सरकार के दृष्टिकोण को नहीं करना है। ऑप्शन बी है अधिकांश लोगों के विचारों का द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। आगे भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि स्वर्णिम इतिहास को विवादित विषयों से बचकर रहने को, विवादित विषयों से क्यों बचकर रहना है, स्वर्णिम इतिहास को क्यों करना है, ये भी गलत है। और चौथा कह रहा है कि सभी वर्गों के दृष्टिकोण को, तो बहुत अच्छा हमें आंसर मिल गया है ऑप्शन डी वाला, सभी वर्गों के दृष्टिकोण को करना चाहिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हमारी व्याख्या कह रही है कि भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ के लिए आवश्यक होता है कि सामाजिक वैज्ञानिक सोशल साइंस की जो कक्षाएं हैं वो छात्रों के बीच एक समावेशी और बहुलवादी दृष्टिकोण है उसको पोषण करें। और भारत के विविध यानी अलग अलग सामाजिक संदर्भ के लिए आवश्यक होता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं बृहत समाज के सभी वर्गों के लिए दृष्टिकोण का क्या करें, पोषण करें। सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं समावेशी विविधता का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। सोशल साइंस की कक्षाएं कैसी होनी चाहिए, समावेशी और विविधता का सम्मान करने वाली, और छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों और मतों के बारे में जानने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक अधिक सूचित और सहिष्णुता समाज को प्रोत्साहन दे सकती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुने। क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न पूछना, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच करना, प्लानिंग एंड प्रेडिक्टिंग यानी योजना बनाना, अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना और रिफ्लेक्टिंग चिंतन करना। तो इसमें से इनका सही क्रम क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ACDVE। ठीक है, ACDVE इस तरह से इन्हें लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, पूछताछ करना, क्वेश्चनिंग। फिर आधारित शिक्षा का एक सीखने और सिखाने की रणनीति होती है जहां छात्र अवलोकन, जांच और खोज की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। पूछताछ आधारित सीखने के उदाहरणों से अवलोकन संबंधी क्षेत्र योजनाएं, विज्ञान प्रयोग, परिकल्पना आधारित शोध परियोजनाएं शामिल होती हैं। पूछताछ आधारित सीखने के चरणों का सही क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर योजना बनाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है, फिर रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर जांच की जाती है, फिर चिंतन किया जाता है। आपसे कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग होगी, प्रश्न पूछा जाएगा, फिर योजना को बनाया जाएगा और अनुमान लगाया जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग की जाएगी, फिर जांच की जाएगी, फिर चिंतन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस स्टेटमेंट ये है यानी कथन ये है कि सोशल साइंस टीचिंग इज अ मीन्स फॉर अ इनकलकेटिंग एंड आइडियोलॉजी, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन होता है। स्टेटमेंट बी यानी कथन बी है कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस बेनिफिट्स फ्रॉम थीमेटिक प्लानिंग, यानी कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। थीमेटिक योजना लाभदायक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी के इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, यानी कि ये तो गलत है लेकिन बी जो है वो सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामाजिक विज्ञान मानव के मूल्यों जैसे कि उसकी स्वतंत्रता, विश्वास, आपसी सम्मान, विविधता के लिए सम्मान, इन सभी के लिए लोकप्रिय और व्यापक आधार बनाने के लिए एक मानक जिम्मेदारी को लेता है। इस तरह से सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय तक विचारधारा फिर मूल्य लागू करने के साधन के रूप में करता है और ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष का उद्देश्य आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो लक्ष्य होते हैं, उनके मुद्दे, चिंताएं और जो चुनौतियां होती हैं उनसे क्या कराना होता है, परिचित। यह आपको सामाजिक विज्ञान के विभिन्न यानी कि अलग अलग विषय वस्तु क्षेत्रों में अधिगम के लर्निंग के जो अनुभव एंड एक्सपीरियंस है वो प्रदान करने में विभिन्न शिक्षण अधिगम की रणनीतियों, अधिगम के संसाधनों और मूल्यांकन के विभिन्न रंगों का रूपों का उपयोग करने में सक्षम होता है। इस तरह के सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक होती है। इस तरह से ए बी सही है। ठीक है, ए सही है, बी गलत है।
ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षण औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है? अ सोशल साइंस टीचर में गिव विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वुमन इन कॉलोनिक पीरियड। ऑप्शन ए कि रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्ताना का सपना, सुल्ताना's ड्रीम रिटन बाय रुकैया सखावत हुसैन। दूसरा कह रहा है कि राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीवन, राज सुंदरी देवी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। तीसरा कह रहा है कि कृष्ण कुमार द्वारा रचित पढ़ना जरा सोचना रिटन बाई कृष्ण कुमार। और चौथा कह रहा है कि डेंजर साल्डे नाहा द्वारा संरचित किताब दी सवालर्डन सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस द सल्टन सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल हिस्टोरिक प्रोसेस बाय डेंजिल सल्डेनहा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और बी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सोशल साइंस की जो शिक्षक है उसे औपनिवेशिक काल में महिलाओं की जो स्थिति है उसको अगर समझाना है तो उसमें से वे रुकैया सखावत हुसैन एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक थी, उनके बारे में जानना है। उनकी लिखित पुस्तक कौन थी? सुल्ताना का सपना। काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सुल्ताना ड्रीम, सुल्ताना का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। ये कैसी महिला थी? एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक महिला थी जिन्होंने 1905 में इसे लिखा था। इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है कौन सी? अमर जीवन, इन्होंने लिखी है। अमर जीवन को प्रकाशित की गई थी 1876 में। ये राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है। साथ ही किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई कौन सी आत्मकथा है? पहली आत्मकथा है। ठीक है, किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है अमर जीवन, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? राज सुंदरी देवी के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1876 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हैं। फॉर टीचिंग द टॉपिक इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट अ टीचर ब्रिंग सम ओल्ड न्यूज़पेपर स्निप्स हैविंग पिक्चर्स एंड स्टोरीज ऑफ पार्टीशन विच मेथड इज यूज्ड बाय द टीचर। मतलब एक जो टीचर होता है वो पढ़ाना चाहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और इसके लिए वो क्या लेकर आता है? कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स लेकर आता है जिसमें इसके बारे की जो पुराने न्यूज़पेपर लेकर आता है जिसमें इतिहास की वो जो घटनाएं थी, कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स लेकर आता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कुछ कटिंग होती है। तो उसको पढ़ाना सही से क्या होगा? ठीक है, वास्तविक कहानी और फोटोग्राफ छपे होंगे। तो पढ़ाना कौन सी विधि होगी? ऑप्शन ए है कि समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, फील्ड सर्वाई मेथड। ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और ऑप्शन डी हमारा है स्रोत विधि यानी सोर्स मेथड। सही आंसर इसमें हो जाए ऑप्शन डी, सोर्स मेथड यानी स्रोत विधि। ठीक है, अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए जो टीचर होता है वो सहायक सामग्री के तौर पर कुछ कटिंग लेकर आता है न्यूज़पेपर की जो उस समय की होती है, जो वास्तविक कहानी और फोटोग्राफ जिनमें छपे होंगे, तो वो एक सोर्स होगा। ठीक है, इसे हम सोर्स मेथड कहेंगे। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों के कुछ कटिंग को लेकर आता है जिसमें उस समय की जो वास्तविक कहानी और फोटोग्राफ छपे होते हैं। अध्यापक के शिक्षण में स्रोत विधि का जो है वो प्रयोग कर रहा है। अच्छा, स्रोत विधि होती क्या है? वे विधि जिसमें घटनाओं के साथ साथ जानकारी की व्याख्या करने के लिए मूल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यानी कि वे विधि जिसमें हम क्या करते हैं, घटनाओं के साथ साथ जानकारी की जब व्याख्या करनी होती है उसके लिए हम जो मूल स्रोत होते हैं उनका यूज करते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास पढ़ाते समय एक शिक्षक उन्हें ऐतिहासिक स्थानों के चित्र और क्लिप दिखा रहा है तो ये क्या होती है? स्रोत विधि कहलाती है। स्रोत विधि के लाभ क्या होते हैं कि सजीवता विकसित करता है और वास्तविकता से उसे क्या कर देता है? जोड़ देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन ए है कि यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, इनहेंस अ कॉन्फॉर्मिस्ट अप्रोच। ऑप्शन बी है यह विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है, इट इनहेंस स्टूडेंट्स क्रिएटिव स्किल। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, इट इनहेंस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है, इट इनहेंस स्टूडेंट्स इंक्वायरी स्किल। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
ए, ठीक है। यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। इट हिनेंस आ कॉन्फॉर्मिस्ट अप्रोच। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो परियोजना आधारित अधिगम है ये एक विद्यार्थी केंद्रित विधि होती है। क्या होती है? स्टूडेंट बेस्ड मेथड होता है। स्टूडेंट बेस्ड मेथड होता है जिसमें विद्यार्थियों को कक्ष के बाहर स्वयं के द्वारा कुछ करने के लिए चुनौती होती है। इसमें क्या होती है? कक्ष के बाहर स्वयं के द्वारा करने की क्या कुछ होती है? चुनौती। परियोजना आधारित अधिगम एक व्यक्तिगत या फिर समूह का क्रियाकलाप होता है जो कैसे चलता है? कुछ समय तक चलता है, जिसका परिणाम होता है कि उत्पादकता के रूप में था, जिसमें प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन भी होता है। परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित है कि ये विद्यार्थियों का जो रचनात्मक कौशल है उसको बढ़ाता है। ये विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल इसको भी बढ़ाता है। ये विद्यार्थियों का जो पूछताछ कौशल है इसको बढ़ाता है। ठीक है। परियोजना आधारित सीखने की विधि में अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाना इससे संबंधित नहीं होता है। कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों में स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। वे निम्न में से आकलन के किस तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है? टीचर इन हर क्लासरूम प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटीज टू असेस देमसेल्व्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस इज शी ट्राइंग टू अडॉप्ट इन हर क्लास? ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन बी है अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन सी है अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन डी है अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग। एक जो टीचर होती है वो क्लासरूम में क्या करती है कि विद्यार्थियों की स्वयं का आकलन के अवसर जो होती है वो प्रदान करती है। वह अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग कर रही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक शिक्षिका यानी कि एक टीचर कक्षा में विद्यार्थियों के स्वयं का आकलन करने के उसे अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है। वह अधिगम के रूप में आकलन करने के प्रयास कर रही है। अधिगम के रूप में आकलन छात्रों के द्वारा जो सीखने की प्रक्रिया है उसके दौरान क्या किया जाता है। साथ ही इस प्रकार के आकलन को छात्र स्वयं करता है और अधिगम के स्तर को बढ़ाने के आकलन करता है। इस प्रकार के आकलन को स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट इन सोशल साइंस? यानी निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? ऑप्शन ए है क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी है कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्याय व समानता है सोच। ऑप्शन सी है रिमेम्बरिंग, याद करना। ऑप्शन डी है कॉपरेशन, सहयोग। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए, बी और डी हमारा बिल्कुल सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का कैसा एक अभिन्न अंग होता है जो छात्र के अधिगम को सुगम बनाने के लिए और उद्देश्यों को बेहतर बनाने में क्या करता है? हेल्प। साथ ही मूल्यांकन के जो तरीके होते हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य जानकारी को एकत्र करने, उसे प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रोसेस होती है। और सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक जो होता है वो निम्न तरह से होता है, जैसे कि प्रश्न को पूछना, न्याय में समानता है सोच और सहयोग। ठीक है। हमारे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हिच ऑफ देम असेस द एनालिटिकल कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करती है। ऑप्शन ए कि लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिका है। हु इज लेखपाल, व्हाट आर हिज रोल्स। ऑप्शन बी है कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेद कीजिए। डिसटिंग्विश बिटवीन ए ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ऑप्शन सी है अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इफ़ योर होम इज़ वायलेटेड वेयर विल यू गो टू फाइल अ कंप्लेंट। ऑप्शन डी है किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करती है। हाउ डज अ पॉपुलेशन पिरामिड पॉइंट टू द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम अवेलेबल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करती है। ये विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करता है प्रश्न। ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि
विश्लेषणात्मक क्षमता का अर्थ है कि सही से चिंतन मनन कर विषय के हर पक्ष की जांच करना। विश्लेषणात्मक क्षमता क्या होती है कि सही से हम सोच समझ लें और विषय के हर पक्ष की क्या कर लें, जांच कर लें और उचित अनुचित जानने का भी प्रयास करें। दूसरा प्रश्न, इस क्षमता के लिए विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। विश्लेषणात्मक क्षमता वाले प्रश्न तथ्यों और नियमों के समूह पर विचार करने की उम्मीदवार की क्षमता को आकलन करने के लिए डिजाइन करते हैं। साथ ही इन तथ्यों और नियमों को देखते हुए निर्धारित कर लेते हैं कि क्या सच होना चाहिए। ठीक है, किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को हम जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है? विद्यार्थियों की जो विश्लेषणात्मक दक्षताएं हैं उनका आकलन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असिस्ट द अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ पहलू का आकलन करता है? ऑप्शन ए है कि जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए, डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन बी है कि 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो संख्या बदलाव का कारण बनती है, लिस्ट 3 फीचर्स दैट लीड टू पॉपुलेशन चार्ज। ऑप्शन सी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले आई, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग टू एन एंड द मुगल डायनेस्टी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अगर नदियां सूख जाएं तब मनुष्य जीवन का क्या होगा, इफ रिवर्स ड्राइड अप व्हाट वुड हैपन टू ह्यूमन लाइफ। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो संख्या बदलाव का कारण बनती है। ठीक है, यह प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ पहलू का आकलन करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ब्लूम का वर्गीकरण यह संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक अनुक्षेत्रों का एक पदानुक्रमित क्रम होता है और प्रत्येक अनुक्षेत्र के कुछ उद्देश्य होते हैं जो अध्यापकों जो होते हैं उनके शिक्षण करने और विद्यार्थियों को अधिगम करने में हेल्प करते हैं। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में मानसिक कौशल भी शामिल होता है जिसे अधिगम के 6 स्तरों में वर्गीकृत कर सकते हैं जो बौद्धिक कौशल के विकास और शक्ति में अर्जित करने में क्या करता है, हेल्प। इन 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए, वो है जनसंख्या बदलाव का कारण बनती हैं। यह प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के जो समझ पहलू होता है उसका आकलन करती है। साथ ही समझ सूचना की व्याख्या और आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या करती है, संदर्भित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल रिटन लर्निंग आउटकम्स। निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? ऑप्शन ए है निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, द स्पेसिफाइड एक्शन बाय द स्टूडेंट्स मस्ट बी रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट टॉट इन द क्लासरूम। ऑप्शन बी कह रहा है कि निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए, द स्पेसिफाइड एक्शन बाय द स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रैक्टिकल इन द क्लासरूम। ऑप्शन सी कह रहा है कि निर्दिष्ट क्रिया अपने योग्य होनी चाहिए, द स्पेसिफाइड एक्शन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी मेजरेबल। और ऑप्शन डी कह रहा है कि निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए, द स्पेसिफाइड एक्शन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड डन बाय द स्टूडेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी की निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। ये विकल्प अच्छे लिखे गए अधिगम के प्रतिफल को दर्शाता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। विकल्प अच्छे लिखे गए अधिगम के प्रतिफल को दर्शाता है। अधिगम प्रतिफल प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उनके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधी प्रगति पर ध्यान देने के लिए जरूरी होता है तथा इसके लिए आवश्यक होता है कि कुछ मानदंड होते हैं उनको निर्धारित किए जाए और इनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के जो स्तर है उसका भी आकलन किया जाए। इन्हीं मानदंडों को अधिगम प्रतिफल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात निश्चित मानदंड के आधार पर जो कुछ बच्चों ने सीखा है उसका आकलन करना ही सीखने का प्रतिफल या अधिगम प्रतिफल है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, keep sharing. Thank you. Bye. Don't forget to subscribe this channel.